आपको पता है कि गवर्नमेंट के एजेंसी या विभाग में अगर आप जाते हैं तो आप मर जाएंगे, वहाँ से जो है बाबू आपका टस से मस नहीं होगा, आप उससे इन्फॉर्मेशन निकाल ही नहीं सकते। नगर पालिका के ऑफिस से ले जाइए आप, नल लगवाते लगवाते और नाली बनवाते बनवाते आपको 1 साल लग जाएगा, काम कुछ नहीं होने वाला वहाँ से। तो ऐसा ना हो, लोकतंत्र जीवित रहे। हमारा भारत देश आपको पता है लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक है, जनता का ज़्यादा महत्व है, संविधान से भी ऊपर जनता को रखा गया है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जो है वह आरटीआई कानून 2005 लाया गया, ताकि जो है गवर्नमेंट में पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, गवर्नमेंट जो है वह उत्तरदायी रह सके लोगों के लिए, जनता के लिए, नागरिक के लिए। यहाँ पास एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो कानून है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये नागरिकों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप जब भी देखेंगे इसको तो नागरिक वर्ड लिखा हुआ है, हर जगह नागरिक वर्ड दिखेगा आपको। बहरहाल, तो यहाँ हम जानेंगे, सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा हिस्ट्री का, आप कैसे एप्लीकेशन लगाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तीसरा पॉइंट रहेगा किन किन पर एप्लीकेबल होता है भाई। ऐसा तो नहीं है कि सारे गवर्नमेंट के आप जो है डिपार्टमेंट में लगाए पड़े हैं आरटीआई। तो कुछ जो डिपार्टमेंट रहते हैं, जैसे परमाणु वाला हो गया, बेहद जो सेंसिटिव डिपार्टमेंट, इसरो विशरो हो गया ना, ऐसा तो नहीं मन कर रहा है आपको परमाणु बम कैसे बनाते हैं उसका आरटीआई लगा के निकाल लो, तो ये सब में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये एम जानिए, फीस जानिए, सारा कुछ सामने लिखा हुआ है, ये सब कुछ चीज़ें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि आखिर क्वेश्चंस कैसे आता है इसमें। तो आइए देखें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहला सवाल है आपके सामने कि लोक सूचना अधिकारी यानी कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहता है, वो कितने दिन के निर्धारित समय में सूचना प्रदान नहीं करता है। तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष कितनी बार अपील की जा सकती है, यानी कि अपील का क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ एप्लीकेशन लगाया हुआ है ऑफिस में जाकर और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप जो है उसके वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर है उसको आप क्या बोलेंगे कि सर ये जो है, मतलब आप उसको एप्लीकेशन देंगे उसके सीनियर को। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन के सीनियर पहली बार जब आप अपील करेंगे तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन का जो सीनियर रहता है ना, उसको आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक क्या भैया, पहली बार। और अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन का सीनियर और वो खुद दोनों साठ गांठ करके बैठे हुए हैं, तो अब आप क्या करोगे, तो कुछ मत करो। स्टेट से अगर रिलेटेड आपका काम है, राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य से, एमपी यूपी से अगर आपका काम है, तो आप जो है वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आप जो है वहाँ का सूचना आयुक्त जो होगा, चीफ कमिश्नर, जो कमिश्नर ऑफिस होता है, राज्य सूचना आयुक्त, इस कमिश्नर के पास अपील कर सकते हैं आप। 2 बार अपील की जा सकती है, पहला उसके वरिष्ठ को आप अपील कर सकते हैं और दूसरी बार जो होगा वहाँ के सूचना आयुक्त को। तो सामने आपके आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और वो है सूचना प्रदान करने संबंधी आवेदन होने के पश्चात न्यूनतम कितने दिनों के अंदर सूचना दिए जाने का प्रावधान है। तो इसका आंसर है 30 दिन तक आपको देना पड़ेगा सूचना। कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आना ही है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन अगर बात ऐसी हो जाती है कि किसी की लाइफ की बात आ गई है, किसी की जो है स्वतंत्रता, यानी कि उसकी जो है उसको आपने बंदी बना लिया, गवर्नमेंट ने क्या किया है, पुलिस उठा के ले गई, कुछ गड़बड़ काम कर रहा था, पुलिस उठा के ले गई, अब पुलिस जो है बता नहीं रही है, ना मिलने दे रही है, तो अगर आप चाहें तो आरटीआई लगा सकते हैं एट द टाइम। वैसे तो आप ऑब्वियसली कोर्ट में जा सकते हैं अगर उसको बिना किसी कारण के उठाया गया, लेकिन अगर आप एक आरटीआई के थ्रू जाना चाहें तो 48 आवर के अंदर उसको रिप्लाई देना पड़ेगा उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। क्यों, क्योंकि यहाँ पास बात आ गई है लाइफ और स्वतंत्रता की। तो 48 आवर्स जो होता है, 48 घंटे जो होता है, वो होता है कब, जब लाइफ और लिबर्टी से संबंधित बात होगी, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित बात होगी, 48 आवर्स। और अगर नॉर्मल पूछा जाए तो आप बताएंगे 30 दिन तक होता है। एक क्वेश्चन और देखिए 5वें नंबर का, आरटीआई 2005, ये यहाँ पास देखिएगा कोने में। आरटीआई 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सच्चा झूठा बताना है आपको। पहला बोल रहा है कि लाइफ एंड लिबर्टी से रिलेटेड अगर कुछ होगा तो आरटीआई अगर आप मारे तो 48 आवर के अंतर्गत आपको सूचना देनी पड़ेगी भैया ऑफिसर लोग। बोलता बिल्कुल सही बात, सही जवाब आपका, पहला सही है, आप जानते हैं। दूसरा देखिए, सामान्यतः सभी जानकारी 30 दिन के अंदर दी जाती है, एकदम सही। यदि सूचना केंद्रीय और राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित हो 40 दिन के भीतर देनी होगी, गलत जवाब। ये जो होता है ये आपको 35 डेज़ के अंदर देना पड़ता है। ठीक, बहरहाल इसका आंसर आपको बहुत अच्छे से भी मिल जाएगा जब हम लोग इसको कवर कर लेंगे।
सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, भाई और बहनों, आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहद शानदार आगाज़ कि आरटीआई को अगर आपको जानना है तो आपको जानना पड़ेगा उसकी हिस्ट्री। और आपको पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता को महत्व दिया गया है और जनता ही है वह जो गवर्नमेंट को चुनती है। तो अगर चुनी हुई गवर्नमेंट जो कि उसके टैक्स पर, यहाँ के जो राजनेता है उसकी टैक्स पर जीते हैं, उसके टैक्स पर ही जो है इन्हें वेतन मिलता है, तो जनता को पूरी आज़ादी है कि वो ये जाने कि सरकार काम क्या कर रही है और आने वाली जो है समय में वो क्या काम करेगी। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट में जो नौकरी लगती थी, गवर्नमेंट में जो भी टेंडर आ रहा है, जो भी सामान लिया जा रहा है, वो कहीं से भी गवर्नमेंट बताती नहीं थी। गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं था, कि ये जो है ना कॉन्फिडेंशियलिटी के नाम पर, गोपनीयता के नाम पर जो है वो खेला खेलते रहते थे गवर्नमेंट वाले। लेकिन 2005 के बाद आप देखेंगे कि जब से आरटीआई कानून आया तो एक बात तो ये बन गई कि गवर्नमेंट जो है जो ज़्यादा जवाबदेह हुई है, ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है कि इस तरीके से भाई भतीजावाद से जो है आप एंट्री नहीं करवा सकते हैं किसी भी बंदे की। तो कहने का मतलब ये है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है एक प्रकार से आरटीआई के आ जाने से, साथ ही जो है पारदर्शिता बढ़ी है आरटीआई के आ जाने से। तो ये इसके जो है पॉजिटिव वे में आता है कि आखिर क्या पॉजिटिविटी आई है आरटीआई के आ जाने से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ है देखते हैं। देखिए आरटीआई की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे पहला जो कदम लगता है वो ये था कि शासकीय गोपनीयता कॉन्फिडेंशियल एक्ट के तहत जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन अंग्रेजों द्वारा जो है वो छुपाई ली जाती थी। गांधी, नेहरू, वल्लभ भाई पटेल सारे परेशान हैं, ये गवर्नमेंट बताती क्यों नहीं है, हमारा जितना भी पैसा ये टैक्स ले रहे हैं ये बताती क्यों नहीं है कि कहाँ जा रहा है। और पूछे तो क्या बोलते थे कि हमारे पास 1923 का एक्ट है, उसके तहत हम बता नहीं सकते। तो ये जो था काला कानून इस तरीके से चलता था वहाँ तक। 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो जो भी गवर्नमेंट आई उसके बाद वो उसको भी लगा बड़ा मज़ा कि क्या है, तो रहने दो, भाई भतीजावाद चल रहा है, चलने दो, कौन कौन जो है वो अंदर जा रहा है, हमारे घर बाहर के तो जा रहे हैं सारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मतलब जो भी शासकीय पद मिल रहा है वो जो है हमारे भाई भतीजावाद को मिल रहा है। तो बोले कि नहीं, इसको रहने दिया जाए, इसको छुपाया जाए सूचना को, है ना, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा घपला वपला ज़रूरी है। तो 1947 में भी वही रहा। उसके बाद आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल पर 1948 का टाइम आता है, वो ये है कि यूनाइटेड नेशन ने जो है वो कुछ कदम बढ़ाया। यूनाइटेड नेशन बोला कि ह्यूमन राइट जैसा कोई चीज़ है भैया, भगवान ने दिया हुआ है, तो इस ह्यूमन राइट को मेंटेन करने के लिए जो है हम लेके आ रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट। तो गवर्नमेंट, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उनको भी थोड़ा शर्म आया कि नहीं, मानवाधिकार जैसा कोई चीज़ होता है। तो बहुत साल बाद शर्मा शर्मा के 1997 में जो है वो तमिलनाडु ने पहली बार जो है इस आरटीआई एक्ट को पास किया था। इस लेवल पर सूचना का अधिकार देने का जो काम किया था वो तमिलनाडु ने 1997 में किया। 1997 में जब तमिलनाडु ने पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी थोड़ा लगा कि बहुत अच्छा कुछ काम किया जाए। उन्होंने 2005 में आरटीआई एक्ट पारित कर दिया। 2019 में ये फिर एक बार संशोधन हुआ है, अभी हाल ही में, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो 2019 में जो है इसका आरटीआई एक्ट का संशोधन हुआ है। क्या संशोधन हुआ है वो देखेंगे हम, क्या कुछ चेंजेस लाए गए हैं। एक बात ये है कि 2005 में जब ये कानून बन जाता है जिसमें ये बोला गया कि आप जो है वह सेंटर में एक मुख्य सूचना आयुक्त रहेगा और उसके अंडर में जो होता है अन्य सूचना आयुक्त, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा एक, और उसके अंतर्गत जो होता है अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे एक, ये बात कही गई। राज्य में भी सेम रहेगा, एक राज्य सूचना आयुक्त यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे और नीचे उसके जो होंगे वह अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे। बोले कि और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो रहेगा ये सारा जो है ये इसको हैंडल करेगा सारे सिस्टम को। तो वो सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंतर्गत हर एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि हेल्थ का हो गया, जैसे कि हम बोले किसका हो गया, पुलिस का हो गया, जैसे कि हो गया, पुलिस को तो नहीं रखा गया इसके अंतर्गत, जैसे हो गया लोक यांत्रिकी विभाग का हो गया, जैसे इंजीनियरिंग वाला कोई डिपार्टमेंट हो गया, जैसे बोलते हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो गया। तो जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें एक जो होगा इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहेगा। वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो रहेगा वो सारा पत्राचार यानी कि जो भी आप यहाँ से एप्लीकेशन लगाएंगे उसको वो डील करेगा। तो बोलते एक सूचना लोक सूचना अधिकारी होना ही चाहिए। बोलते हैं कि आखिर सर कैसे, किस प्रकार का जो होगा वो ऑफिसर। तो अब आपके पास एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है जो आपको सूचना देगा, आपको अब उससे सूचना लेनी है। कैसे कर सकते हैं आप उसको, बहुत ईजीएस्ट वे है, कुछ नहीं करना है आपको। पहला तो ये करना है आपको, एक सिंपल सा पेपर लिखना है और पेपर में छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं। पहले क्या होता था ना, छोटे पॉइंट क्यों बनाने पड़ते हैं, देखिए पहले क्या होता था कि
लोग जो है ना 50-50 पेज का जो है वो भेज दिया करते थे आरटीआई। तो गवर्नमेंट और जुडिशरी को लगा कि नहीं बहुत गड़बड़ हो रहा है, उन्होंने बोला कि इसको लिमिट करते हैं और 500 वर्ड्स। तो छोटे छोटे पॉइंट बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हेल्थ डिपार्टमेंट अगर आप देखें, हो क्या रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई भर्ती निकली, उसमें कितनी ओबीसी की निकली है, कितनी एससी की निकली है, कितनी शेड्यूल टाइप की निकली है, ये अगर आपको जानना है, कितनी जनरल की निकली है, ये आपको जानना है, तो आपको एक सिंपल से कागज़ में कितनी नियुक्तियां निकली है, इनकी 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 चारों की 4 पॉइंट में आपको लिख देना है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट में। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो है वह मिल जाएगा। पेपर आपने लिख लिया, लिफाफे में बंद कीजिए और उसको जाकर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो ये साहब हैं उनको ले जाके आपको दे देना है। ठीक, कैसे कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट दे दीजिए या फिर आप जो है वह पोस्टल के माध्यम से कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं, तो बोले नहीं, दो ही तरीके हैं, या तो डायरेक्ट जमा करो या फिर डाक के माध्यम से जमा करो। एक बात और कि rti.gov.in में तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जितने भी जो रिलेटेड डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, या फिर कहें इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट हो गया, लोक यांत्रिकी, या फिर कहें जल वाला जो डिपार्टमेंट हो गया, जल संसाधन विभाग, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इन सब भैया आप लोगों को ना अपनी एक साइट मेंटेन करना है। साइट में अगर आप बगल में लिखवा दें कि आरटीआई के तहत क्या क्या सूचना है, तो वो बहुत बेहतर होगा। तो ऐसा ये 2 काम किए गए। पहला कि आप rti.gov.in में जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। दूसरा क्या, तो बताता है कि हर एक जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा वो भी आरटीआई के तहत इन्फॉर्मेशन दिलवाएगा। तो आपने देखा 1923 से जो जंग चल रही थी 2005 में आके जो पूरी होती है, फाइनली आपको एक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मिल जाता है और एक आपको सादे कागज़ में आपको एप्लीकेशन देना है। सवाल ये उठता है कि आखिर इतना तामझाम क्यों किया जा रहा है। तो आपको इससे यानी कि जो जनता है उसको जानकारी देना एक चुनी हुई गवर्नमेंट का दायित्व होता है। और साथ ही क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता ज़रूरी है, इसीलिए पारदर्शिता भी इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और साथ ही आपको जानकारी तो मिलती ही है। रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गवर्नमेंट की। मैंने आपको बताया कि कैसे जो है पहले की गवर्नमेंट किया करती थी, भाई भतीजावाद, चचा का, मम्मा का, दादा का, सब जो है वह बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट में, पता चल रहा है ना, कोई किसी का माई दादा नहीं पता चल रहा। तो बोलते हैं कि भैया सरकार की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी, इससे भ्रष्टाचार पर रोक लग गया। कितना पैसा खर्च किया वो बोलते हैं। क्या हुआ कि एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज बन रहा है, बेमतलब का ब्रिज बनाए पड़े हैं। किस लिए ब्रिज बना रहे हैं, कितना पैसा खर्च किए हैं, किन किन को जो है इस पे रखा गया है, सारा चीज़ आप एक आरटीआई मारिए, तुरंत उजागर हो जाता है। तो ये जो था इसका एम था कि पारदर्शिता लाना, गवर्नमेंट को जवाबदेह बनाना, साथ ही भ्रष्टाचार को रोकना, इस तरीके से एम है इसके। तो क्या सारे गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसमें लगा दोगे, तो नहीं। बोलते हैं भैया जो डायरेक्ट फंडेड है ना, गवर्नमेंट ने जिसको फ़ंड दिया है, कोई सा भी हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, या फिर वो जो होगा डीयू हो, या फिर आप जेएनयू हो, या फिर ये तो एजुकेशन वाला मैं बता रहा हूँ आपको, जितना भी डिपार्टमेंट आपके दिमाग में आता है सब में आप डायरेक्ट फंडेड है अगर वो, और चाहे वो इनडायरेक्ट फंडेड है उसमें भी, और कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट जो है भैया उसको नियंत्रित है, पैसा नहीं दे रही है लेकिन नियंत्रित कर रही है। कुछ एनजीओ है, चल रहा है एनजीओ जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो उसमें भी आप आरटीआई लगा सकते हो। सब्सिडी दे दिया है आपने किसी को, जैसे ज़मीन दे दिया, रामदेव बाबा का जो है पतंजलि है उसको ज़मीन दे दिया गया, बोला कि आप रखिए, तो आप उसमें भी आरटीआई लगा सकते हो। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन 2 बात आप ध्यान रखिएगा, किसी प्राइवेट बॉडी के ऊपर आप नहीं लगा सकते हैं, है ना। कोई प्राइवेट संस्था है, जैसे मान लो हमारा गलती से कोचिंग खुल गया, तो आप जो है हमारे ऊपर आरटीआई नहीं लगा सकते हो। या फिर दूसरा हो सकता है कि पब्लिक जो क्या होता है कि स्पोर्ट्स, आपने देखा होगा बीसीसीआई, ये बहुत पावरफुल बॉडी है ना। आप बोल रहे हो कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन चुना गया है, सारा उसका क्राइटेरिया निकालो, कौन कौन उसका ये है, लंदे फंदे आरटीआई लगा, नहीं, इसके ऊपर भी नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक, तो स्पोर्ट्स में नहीं लगा सकते हैं आप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कोई कंपनी उसमें नहीं लगा सकते हैं। ऐसा बोला गया है इसके रिकमेंडेशन में कि इन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए। बहरहाल मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि देखिए, चाहे बात जो भी हो कि आपने जो है डायरेक्ट फंड में लगाया, कंट्रोल में लगाया, जिसमें भी लगाया, होता क्या था पहले कि मरते दम तक जो है ना एप्लीकेशन आ जाया करते थे, बहुत एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन। तो इसका कहने का मतलब ये है ना, इसका दुरुपयोग होने लगा इस हमारा जो आरटीआई है। तो ये भी बात चलती है कि इसका दुरुपयोग को जो है रोका जाए। भैया बेमतलब का जो है आप अगर कोई भी जो है घूमते फिरते लगा दे रहा आरटीआई,
ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी घूमते फिरते नहीं लगाना चाहिए। तो एक ये इसका ड्रॉबैक रहा आरटीआई का कि बेमतलब का जो है लोग परेशान करने के लिए भी लगाने लग गए। तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप जो है अपनी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप उसमें ये भी बताइए कि आपका क्या रिलेवेंस है उस पर्टिकुलर हमारे जो आपने लगाया आरटीआई से, अगर आप नहीं बताओगे तो आपको हम नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन, ऐसा कहा जाता है। बहरहाल ऐसा है नहीं अभी तक, ठीक। तो ये दो चीज़ें थी आपने देखी, डायरेक्ट फंड के थ्रू होता है, कंट्रोल के थ्रू होता है, और आखिर इसका एम क्या था, कहाँ से चलता है। 1923 से ये जो है वह चला था सफ़र, 2005 में आके ख़त्म होता है। तो आपने जो है फ़िलहाल आपने लगा दिया है आरटीआई, और आइए देखें कितना पैसा कौड़ी देना पड़ता है। तो बोलते हैं सूचना प्राप्त करना तो 10 रुपया जमा कीजिए, उसके बाद जो है हम आपको बताएंगे। तो ऑफिस में जाइए, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दीजिए आरटीआई का, और वहाँ पास आपको 10 रुपये की फ़ीस जमा करनी पड़ेगी, वहाँ से कुछ टोकन वगैरह मिलेगा, रिसिप्ट मिलेगी आपको, और वो जो बंदा है आपको 30 दिन के अंदर रिप्लाई दे देगा। 30 दिन के अंदर कौन जो है, जो भी ऑफिसर रहेगा वो 30 दिन के अंदर रिप्लाई दे देगा। अगर आप जो है कोई अधिकारी, मतलब जिसको हम बोलते हैं लोग पीआईओ से संबंधित, आपको लोक सूचना अधिकारी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, ये अगर इससे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये बोलेगा कि 35 दिन में दूंगा मैं तुमको, ठीक है, ये 35 डे वाला है। और बोलता है कि आपको पता है कि अगर किसी की मृत्यु और जन लिबर्टी, उसकी स्वतंत्रता, उसकी लाइफ से रिलेटेड है, आपका कोई हेल्थ इशू है, कैंसर हो गया है किसी बंदे को, उसको गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है उससे सूचना चाहिए, 48 आवर्स के अंदर देना पड़ेगा उसको, 48 आवर्स के अंदर। लेकिन अगर सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है मेरा करा आपको 30 दिन के अंदर, और मैं जो नल है यही बात मैं डायरेक्ट जो है जाके बात करता हूँ, किससे, अपने पीआईओ से बात करता हूँ, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से, तो मेरे को वो जवाब देगा 45 दिन के अंदर, 35 डेज़ के अंदर देगा वो, ठीक। 45 जो है ना, वो किसका मालूम, द्वितीय अनुसूची की जो संगठन होते हैं, द्वितीय अनुसूची के संगठन, ये वैसा पूरा डिफाइन नहीं किया गया है, लिखा गया है द्वितीय अनुसूची के संगठन होते हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो आपको वो 45 दिन के अंदर देना पड़ता है, क्या, रिप्लाई, ठीक। तो बोले कि हाँ देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जो है वो कौन देगा, तो वो जो है गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से रिप्लाई आएगा। आप तो अपनी तरफ से जमा कर रहे हो, तो आप जो है सबसे पहले जाओगे वहाँ, कहाँ, ऑफिस में जाओगे, तो ऑफिस में जैसे ही आप जाओगे तो आपसे जो वो टोकन मनी लेगा, मतलब आपको रिसिप्ट देगा कुछ, बोलेगा 10 रुपये दो, तो आपको 10 रुपये देना है उसको, बाकायदा इज्जत से सूचना मिल जाएगी 10 रुपये में आपको। और अगर आप जो है 50 पन्ने का देने की कोशिश कर रहे हो तो ऑब्वियसली देखिए, एक तो लिमिट है 500 वर्ड की, पहला तो ये, लेकिन आपके थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आपको 2 रुपये पर जो है पेज देना पड़ेगा, ठीक। और अगर आप बीपीएल हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो आपको जो है पैसा कौड़ी ना देना है, डायरेक्ट अपना सर्टिफिकेट जमा कीजिए, और आप कहाँ, उस इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को, और वो आपको जो है वह फ्री हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ से सूचना लेने जा रहे हैं, आपको जो है ये हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। हालांकि कितना रुपए देना है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वहाँ बैठे रहते हैं वो बता देते हैं कि कितना पैसा लगेगा। तो आप जो है गुरु जी से पढ़ के आए हैं, 10 रुपये लगता है सर, ऐसा करके लड़ मत जाइएगा, आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग है, एंड सो ऑन। देखिए एक बात और है कि अगर आपको जो है कोई भी ऑफिसर यहाँ पास जो भी है, ये पीआईओ जो सूचना का अधिकारी बैठा हुआ है, ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो भी उसका सीनियर होगा ना, उसके पास आपको जाना है। पीआईओ के जो भी सीनियर होंगे उनके पास आपको चले जाना है, उनको बताना है कि ये जो है बदमाश है, ई जो है ये बदमाश कर रहा है, ये इसका कान मरोड़ो करके, तो बोलेगा कि ठीक है। यानी कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन पीआईओ से नहीं मिलती है तो आपको पहली बात क्या करना है, उसके जो सीनियर होगा उसके पास जाएंगे आप, पहला बात। तो ये जो सीनियर है ये कौन है, मतलब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं इस बंदे से, ये जो सीनियर है आप इसमें जाके इसको सूचना देंगे, अपील करेंगे आप इसमें जाकर, बाकायदा लिखित में सूचना दोगे, ऐसी थोड़ी वर्बली दे दोगे घूम घाम के चाह के पहुँच गए नहीं बताओ, तो नहीं, बाकायदा लिखित में आप इसको रिटर्न में देंगे, और ये आपको बताएगा एट द टाइम कि कितने दिन के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी। तो ये ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये होगा वो, ठीक, उसका सीनियर वरिष्ठ अधिकारी। ये भी ना दे, ये दोनों मिले हुए हैं, दोनों बाबू मिले हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। राज्य छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में चले जाइए, वो आपको देंगे सूचना आयुक्त, जो वहाँ के होंगे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, वो भी नहीं, तो ये एक काम कर सकते हैं कि वहाँ के जो सूचना आयुक्त हैं, मतलब जो हमारे स्टेट के हैं, वो वहाँ पास चले जाएंगे। दूसरा, अगर सेंटर गवर्नमेंट का कोई काम है तो सेंटर गवर्नमेंट का जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रहेगा वहाँ, CIC चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, इनके ऑफिस में आपको जाना है, ठीक। नाम रट लो, CIC
सीआईसी के ऑफिस में जाना है, अगर सूचना ना मिलती है तो 2 बार अपील कर सकते हैं आप। तो अपील के बारे में आपने जाना, कितनी बार अपील कर सकते हैं, पहली बार अपील कर सकते हैं कब, और दूसरी बार अपील कर सकते हैं कब। यहाँ सारा कुछ लिखा हुआ है, आराम से लीजिए स्क्रीनशॉट बैठे बैठे। ठीक, तो 2 खिलाड़ी यहाँ पास बन जाते हैं। एक खिलाड़ी है पीएससी यानी कि एक गवर्नमेंट वाले बाबू, और दूसरे हैं हम जिसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हम और आप एक तरफ हो गए और एक तरफ जो है वो गवर्नमेंट वाले बाबू हो गए। तो 2 खिलाड़ी हैं, पीएससी मान लेते हैं हम लोग यहाँ पास इसे कि गवर्नमेंट की एक संस्था है। हमको यहाँ से सूचना लेनी है और ये सूचना हमको देगा 30 दिन के अंदर। सुप्रीम कोर्ट और विधायिका यानी कि जो विधानसभा है वो इन दोनों को ही कंट्रोल करती है। ठीक, अब ये मत बोलिएगा कि पीएससी जो है वो तो एकदम सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पास पीएससी का, मान लेते हैं नल वाला डिपार्टमेंट है। तो हुआ ये 2 चीज़ें कंट्रोल करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो कंट्रोल करने वाली बॉडी सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि दस्तावेज हो, डॉक्यूमेंट हो, आपको इसको रखना है अपने पास संजो कर, बचा कर। दूसरा, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डाटा है तो भी आपको संजो कर रखना है, उसको रखना अपने पास कलेक्शन। कोई भी बंदा अगर आपको डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी मांगता है तो वो आपको देना पड़ेगा, या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांगता है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। धारा 2(1) के अंतर्गत ये लिखा गया है। धारा यहाँ पास इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक बार भी क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी इसमें इंक्लूड होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात है यहाँ पास कि ऑफिसर को आवेदन ही देना होगा। फाइनली आपको जो है पब्लिक ऑफिसर से कुछ जानकारी निकालनी है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं नल लगवाना है और हम चले गए लोक यांत्रिकी डिपार्टमेंट में। काम है नल वाले डिपार्टमेंट का। तो ऐसा नहीं है कि लोक यांत्रिकी डिपार्टमेंट आपका एप्लीकेशन लेगा नहीं, वो लेगा, वो बंदा जो भी होगा वो लेगा, क्योंकि आप गलती से आए हैं तो वो खुद जाके जमा करेगा वहाँ पास अदर डिपार्टमेंट में। तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपका अगर आप पीआईओ ऑफिसर के पास जाते हैं तो वो आपका आवेदन लेगा ही लेगा, डेफिनेटली लेगा, और वही अदर डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करेगा। अदर डिपार्टमेंट को उसी को करना है भैया, आपका टेंशन नहीं है, आप तो पहुंच गए ना। तो पहला बात ये हो जाता है। दूसरी बात ये कि अगर वो गलत जानकारी देता है बंदा सामने वाला, मतलब अब जो है आपका जो भी आपका इन्फॉर्मेशन था वो राइट डिपार्टमेंट में पहुंच गई है, आपका जो एप्लीकेशन था वो राइट डिपार्टमेंट, सही डिपार्टमेंट में पहुंच गई, नल वाले डिपार्टमेंट पहुंच गई, आपको गलत जानकारी नहीं दे सकता। गलत जानकारी दिया तो 250 रुपये लग जाएगा, और ज़्यादा उटपटांग जानकारी दिया तो 25,000 तक लग सकता है। तो बोले कि भैया 250 रुपये पर डे, ये बात आपको ध्यान रखना है। 25,000 रुपये पर डे, ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत ही गलत जानकारी दे दिया अपरंपार, तो उसके कट जाना है उसकी खुद की सैलरी से इतना रुपए। तो मैक्सिमम आपको पता चल गया और मिनिमम आपको पता चल गया, इतनी पेनल्टी देनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफिसर। तो आपने देखा हिस्ट्री क्या थी, 1923 से स्टार्ट होता है, कैसे करते हैं, किस एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं। आपने देखा उसको कि एक एप्लीकेशन आपको लेके जाना है और पीआईओ ऑफिसर को दे देना है। 35 दिन के अंदर वो खुद लोक सूचना अधिकारी अगर है उस पर्टिकुलर उस ऑफिस के आपके निकालना जमा, मतलब पीआईओ से अगर आपको जानकारी निकालनी है तो वो 35 दिन के अंदर देगा, इन जनरल 30 दिन। तो आपको याद रखना 30 दिन। किन पर एप्लीकेबल है ये हम आगे देखेंगे, कितना एम, क्या उसका एम था और कितनी हमको फीस पैसा कौड़ी चुकाना पड़ा वो आपने देख लिया। आइए रथ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि तो फाइनली आपको ये पता चल गया 2005 में ये एक्ट आया था, कानून आया था, और 2019 आते आते तक ढीला पोला पड़ने लग गया था। तो बोले इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। पूरा चेंजेस तो नहीं लाएंगे, 13, 16 और 27 धाराएँ हैं उनको चेंजेस कर देते हैं अपन लोग। ठीक, उसके पहले आप ये बात जानो कि जो सीआईसी होता है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, इसका दर्जा अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के बराबर, जो जज होते हैं उनके बराबर होता है। लेकिन पैसा कौड़ी अगर इनकी बात करें तो जो चुनाव करवाते हैं ना मुख्य चुनाव आयुक्त, वही चुनाव आयुक्त हैं जो खाली टाइम में जो है वह मतदाता रहता है उनका सूची तैयार करते हैं। ठीक, और आपको पता है हमारे प्यारे भारत देश में साल में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में चुनाव होता ही रहता है। तो हर साल इस हमारे जो प्यारे भारत देश उसमें चुनाव होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त यही है जिनका वेतन पहले हुआ करता था सेम सीआईसी के बराबर, ये दोनों का वेतन बराबर हुआ करता था, दोनों भाई लोगों का। तो बोले कि नहीं, गवर्नमेंट बोला नहीं है भाई भतीजावाद तो हमको पता ही है, हमको पसंद नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला सेंटर गवर्नमेंट हम डिसाइड करेंगे, है ना, हम यहाँ के जो हैं बाहुबली हैं। तो सेंटर गवर्नमेंट ने बोला कि हम करेंगे। 2019 को जब चेंज आया तो ये हुआ। सेम बात ये होती है जो अन्य चुनाव आयुक्त रहते हैं उनका भी बोला कि हम करेंगे। एक अच्छी बात ये हो गई कि पढ़ने को जो है ना आसानी हो गया, नहीं तो एक तो इनका नाम ही कन्फ्यूज़न रहता है, सीआईसी
सी, ठीक। तो कुछ नहीं है, दोनों में आया तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि सेंटर गवर्नमेंट करेगी, चाहे वो कहाँ का हो, सेंटर का खुद का हो और चाहे वह स्टेट का चुनाव आयुक्त हो, दोनों का ही सेंटर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक। तो ये बात तो पता चल गई आपको कि लोक सूचना अधिकारी है, कैसे करना है, क्या करना है, ठीक। हाँ, तो चाहे वह राज्य का हो, वो भी जो है वह सेंटर गवर्नमेंट करेगी। धारा 16 के अंतर्गत रखा गया है कि सेवा शर्तें, वेतन भत्ता, टाइम पीरियड कितना तक रहोगे। पहले क्या था, इनका टाइम पीरियड कितना हुआ करता था भाई लोगों का अपने, तो इनका जो हुआ करता था टाइम पीरियड था वो 65 साल या फिर 5 साल तक आपको रहना। अगर आप एक बार आ जाते हैं सर्विस में तो 5 साल तक आप रहेंगे या फिर 65 साल हो जाता पहले था, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी डायरेक्ट। देखिए आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या होता है कि ये ना एक संवैधानिक निकाय के ऊपर अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है, जैसे कि चुनाव आयुक्त हो गए अपने, उनके ऊपर अगर ऐसा कुछ शिकंजा कसा जा रहा है, ये तो कानून के तहत है। मैं चुनाव आयुक्त की बात कर रहा हूँ, कब संवैधानिक निकाय की बात कर रहा हूँ, है ना। ये संवैधानिक निकाय नहीं है आरटीआई, ये तो एक एक्ट के तहत लाया गया है, ठीक। एक्ट के तहत लाया है, कानून बनाया, धाड़ देनी गवर्नमेंट ने कर दिया। ये पूरी तरीके से इसके अंतर्गत रहता है, हमारी सेंटर गवर्नमेंट के अंतर्गत। सेंटर गवर्नमेंट जो चाहे तब करवा ले इससे, हालांकि इसकी पावर बहुत होती है। तो सेंटर गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो जितने भी हमारे ऑफिसर, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इनको डायरेक्ट मैं अपने पूरा ही अंदर में ले लेता हूँ ना, क्यों मैं इनको बाहर जाने दूँ, डायरेक्ट हम पूरा अंदर में ले लेते हैं इसको, अब हमारा अधिकार है, हम यहाँ के राजा हैं करके। तो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इसको रखा, और सारी जो इसके सेवा पहले जो था, ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन और ये सब के बाद साथ हिल्लुम का हुआ करता था, सेवा शर्तें, वेतन भत्ता, टाइम पीरियड। तो बोले नहीं, ये सब अब पुराना वाला आप छोड़ो, ये सब अब हम करेंगे। तो राज्य का भी जो भी होगा चुनाव आयुक्त, तो उसका भी सेंटर गवर्नमेंट करती है। आइए वापस से देखते हैं क्या कुछ खेला चल रहा है। एक तरफ है हम और आप जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दूसरी तरफ है गवर्नमेंट के रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जो जल, हेल्थ, एजुकेशन, जिसके सामने जो है हर एक सूचना, जन सूचना अधिकारी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यहाँ पास तैनात कर दिए गए हैं। किसके द्वारा तैनात कर दिए गए हैं? इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा यहाँ पास आईसी, चाहे वह सेंटर का इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, इन्होंने इन्हें नियुक्त किया हुआ है। तो अगर आपको जानकारी चाहिए तो 30 दिन के भीतर ये देगा, और अगर ये ना दे तो 90 दिन के भीतर आपको इस तरफ अपील करनी है इनके पास, ठीक। तो ये एक बात हो गई, इसने इसको नियुक्त किया हुआ है पूरी तरीके से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसको कौन अपॉइंट करता है। तो बताते हैं कि जब भी सेंटर गवर्नमेंट का कोई किसी को अपॉइंट करना है तो उसके लिए एक समिति बनती है जिसको हेड करते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि मोदी जी। ये उस समिति के हेड रहते हैं और ये समिति डिसाइड करती है कौन इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने वाला है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही बनाया जा सकता है, 10 ठन ही बना सकते हैं, लेकिन इसके अंडर में जो है वह 10 लाख, मिनिमम मैक्सिमम 10 बनाए जा सकते हैं अन्य चुनाव आयुक्त। तो जो अन्य सूचना आयुक्त हैं वो 10 बनाए जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 या फिर कम। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 10 या उससे ज़्यादा बनाए जा सकते हैं तो आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10 या उससे कम बनाए जा सकते हैं तो राइट आंसर ये हो जाएगा। और एक ही इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है तो भी सही बात है, केवल एक ही इन्फॉर्मेशन ऑफिसर होता है और उसको एक समिति डिसाइड करती है जिसके हेड होते हैं पीएम। तो आपने देखा हिस्ट्री के अंतर्गत कि 2005 के अंतर्गत ये जब कानून लाया गया था 2005 का, और उसके बाद 2019 में संशोधन किया गया। कैसे करते हैं आपको पता है, एक सिंपल पेपर लेना है और उसमें जो है आपको इन्फॉर्मेशन 500 वर्ड के अंदर ले आनी है। तीसरा है किन पर एप्लीकेबल होता है, यानी कि किस किस डिपार्टमेंट में आप दे सकते हैं, ये आपको लास्ट में भी देखना है कि किन पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये मैं आपको अंतिम में बताऊंगा। चौथा आपने देखा कि एम क्या था इसका, पारदर्शिता कैसे बढ़ाया इस आरटीआई ने। कितनी फ़ीस लगनी है आपने देखा, 10 रुपये लगना है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो है इसका प्रावधान किया गया है। कितने दिन के अंदर देता है, 30 दिन के अंदर दे सकता है, आपको करना है 90 दिन के अंदर अपील। और आपने देखा क्या कुछ संशोधन हुआ 2019 में। आइए देखते हैं कि अंतिम पड़ाव किसके अंतर, कहाँ कहाँ आप नहीं ले सकते हैं इसको। आपको अगर कोई वैज्ञानिक सूचना, इसरो ने कुछ ऐसा बना दिया है, एक ऐसा ईंधन जो बहुत दूर तक और बहुत ज़्यादा ऊर्जा देता है, और आप चाह रहे हैं कि मुझे आरटीआई के थ्रू उसका जो है जवाब मिल जाए कि उस ईंधन का नाम बताओ और कैसे बनाते हैं, तो आपको नहीं मिलने वाली। इकोनॉमी में कुछ मेजर चेंजेस ला रहे हैं, हमारे
आरबीआई के गवर्नर आप बोल रहे हैं कि दे दो जानकारी, नहीं मिलेगी। संप्रभुता खंडित करने वाला कुछ काम कर रहे हैं, सॉवरेनिटी भारत की अखंडता खंडित करने वाला, नक्सलवादी गतिविधि वाला कुछ काम कर रहे हैं, नहीं मिलने वाली। आप कुछ ऐसी जानकारी चाह रहे हैं जिससे कि कतर के साथ रिलेशन ख़राब हो जाएं, जैसे कि अभी आपको पता चल रहा है कि खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध जो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की स्थिति आ गई थी। अभी गलत गड़बड़ स्टेटमेंट दे दिया गया था बीजेपी गवर्नमेंट की प्रवक्ता के द्वारा। तो ऐसा कुछ जानकारी जो जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हुआ कि चाइना के साथ हमारा ना कुछ ऐसा, एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, हाँ, कि कुछ गांव दे दिए गए उनको, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, शायद ये हो सकता है कि कुछ कॉन्फिडेंशियल कुछ काम हुआ होगा, वैसी जानकारी है। और आपको जो है ना, क्योंकि कुछ खबर लग गई है कि ये जो है कुछ गड़बड़ चल रहा है गवर्नमेंट के अंतर्गत, और आप चाह रहे हैं कि मैं जो है ना इसको आरटीआई के अंतर्गत खींच लेता हूँ और उसका सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फेसबुक में डाल दूंगा, तो भी नहीं मिलेगी आपको ये जानकारी, अगर ऐसा कुछ कॉन्फिडेंशियल काम कर रहा है। वैसे ये एंड सो ऑन सामने लिखा हुआ है आपके क्या क्या कुछ चीज़ें हैं। हाँ, एक बात और जानिएगा, कैबिनेट के बीच की जानकारी अगर है, मैं अभी इसको नहीं बता रहा हूँ, अपराध वपराध ये सब आपको पता है, सिंपल सी चीज़ है। जुडिशरी ने मना कर दिया है कोई चीज़, ज्ञान व्यापी का मुद्दा चल रहा है, आप जो है बीच में घुस गए हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं कुछ जानकारी ले लेता हूँ यहाँ से। राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था, न्यायालय ने बोल दिया था एक बंदे को भी आरटीआई इधर नहीं मारना है, तो ये था जुडिशरी की तरफ से। ठीक, सांसद लोगों का, ये सांसद है, संसद गलती से लिखा गया है। तो अगर किसी जो हमारे वो होते हैं सांसद होते हैं, अगर उनका विशेषाधिकार का हनन हो रहा है तो भी आपको नहीं मिलेगी। और हाँ, क्या हो रहा है कैबिनेट के बीच में, इसमें आपको क्या करना है यार, कैबिनेट अपना काम करती है बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है वहाँ से, तो भी वो नहीं मिलेगी, एंड सो ऑन। तो ये कुछ बातें थी, जो ये लास्ट की जो बातें हैं बहुत सिंपल हैं, मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ये आपको बात पता चल जाएगी। ठीक, तो आपने देखा पूरी तरीके से क्या कुछ है आरटीआई 2005। ज़्यादा इसके में डीप में जाने की नहीं थी, धाराओं को रटते मत रही जाइएगा कि धारा 1 में ये है, धारा 2 में, धारा 4 में या अध्याय में ये है, नहीं तो बिखर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा इसमें डीप क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। ओनली अभी तक आपने देखा कि 2019 में शायद 2 क्वेश्चन, और 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। ज़्यादा बिखरेगा नहीं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।